हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ लिखिए, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं। ठीक है, और नीचे धातु दे रखी हैं Al, Cu कॉपर, Fe, Mg एवं Zn। तो आपको सामने, अब देखो इधर आपके सामने ये 5 धातु दे रखी हैं और इनको व्यवस्थित करवा रहा है। अब किस आधार पर इन्हें व्यवस्थित करवा रहा है ये देखना है। पूरा ध्यान सामने। निम्नलिखित धातुओं को, ये धातु दिख गई आपको, उस क्रम में व्यवस्थित करना है। अब कौन सा क्रम है वो नीचे लिखा हुआ है, ढंग से समझना। जिसमें वे एक दूसरे को उसके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं। मतलब ये धातु जो हैं एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती हैं उनके लवणों के विलयनों में से। मतलब एक तरह से प्रतिस्थापन क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करवा रहा है। नाम का मतलब समझो इसका। वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं। मतलब हमने समझने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन में हमसे प्रतिस्थापन क्षमता के क्रम में धातुओं को क्या करवा रहा है, व्यवस्थित करवा रहा है। किसके क्रम में लिखवा रहा है? प्रतिस्थापन क्षमता के क्रम में। बात ध्यान से समझना, बड़े शानदार क्वेश्चन है। तो प्रतिस्थापन क्षमता के क्रम में लास्ट में लिख रहा है प्रतिस्थापन करती हैं। तो प्रतिस्थापन क्षमता के क्रम में इन धातुओं को व्यवस्थित करवा रहा है। सोचना, यह क्वेश्चन जो है ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी का एक अनुप्रयोग पर आधारित है। इसमें आपने ढंग से देखा लवणों का विलयन, और लवणों के विलयन को धातु प्रतिस्थापित करती है। वह धातु किसी लवण की धातु को वह धातु प्रतिस्थापित करती है जिसका मानक अपचयन विभव लवण की धातु से कम हो। हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 4 अनुप्रयोग पढ़े थे। सुनो, पहले टॉपिक पर पहुंचे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का हमने पहला अनुप्रयोग जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपचायक गुण व ऑक्सीकारक गुण। दूसरा अनुप्रयोग हमने पढ़ा था किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की अग्र दिशा में होने की संभावना।
और तीसरा अनुप्रयोग जो हमने पढ़ा था अम्ल के H+ आयनों का प्रतिस्थापन, और चौथा अनुप्रयोग लवण के धनायन का प्रतिस्थापन। तो लवण के धनायन का प्रतिस्थापन वह धातु करती है जिसका मानक अपचयन विभव लवण के, अच्छा, इसका मतलब यह है, अगर इनमें ढंग से देखें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सी धातु सबसे ऊपर है? इनमें पांचों में मैग्नीशियम धातु। ध्यान करो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद आ रही हो, ऐसे थे लेके बारात काना मजे से। तो इनमें सबसे ऊपर कौन सी धातु है? मैग्नीशियम। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मानक अपचयन विभव के मान में क्या होती है? वृद्धि। तो इन पांचों में मैग्नीशियम धातु वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो इसका मानक अपचयन विभव सबसे क्या होगा? कम। जब मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा तो ये अन्य जितनी भी धातु हैं, मैग्नीशियम के अलावा जितने भी धातु हैं, इनके लवणों के विलयनों में से ये धनायन को प्रतिस्थापन कर देगी। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैंने लिया ZnCl2 का विलयन है, ढंग से समझना, एक विलयन है किसका? ZnC। और उसमें अगर हम मैग्नीशियम धातु का पात्र लेते हैं तो मैग्नीशियम धातु लवण ZnCl2 में उपस्थित Zn+2 आयनों का क्या करेगी? प्रतिस्थापन। मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव कम है। अब तुम ये तो देखो, इन पांचों धातुओं में सबसे कम किसका है? मैग्नीशियम। तो ये अन्य धातुओं के लवणों के विलयन में से धनायन को प्रतिस्थापन नहीं कर देगी क्या? हम यही तो कह रहे हैं, जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है वे लवण के धनायन में से लवण के धनायनों का क्या कर देती है? प्रतिस्थापन। तो मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम है। मैग्नीशियम अन्य जितनी भी धातु है उनके लवणों में से धनायनों को प्रतिस्थापन कर देगी। तो सबसे अधिक प्रतिस्थापन क्षमता किसकी होगी? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम तो जस्ट नीचे कौन है? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम धातु मैग्नीशियम के अलावा जितनी भी अन्य तीन धातु बची, उन सबके लवणों में से धनायनों का क्या कर देगी? प्रतिस्थापन। या तो नीचे एल्यूमिनियम है, फिर एल्यूमिनियम तो नीचे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जाओ, जिंक, जिंक के नीचे Fe, और Fe के नीचे कॉपर, कॉपर नीचे छापा में आवे। क्या कॉपर धातु अन्य किसी धातु के लवण में से धनायन को प्रतिस्थापन कर सकती है क्या? नहीं। तो प्रतिस्थापन क्षमता का क्रम यही तो आया, सबसे अधिक प्रतिस्थापन की क्षमता किसमें हुई? मैग्नीशियम। वो यही कह रहा है, इस क्रम में व्यवस्थित करना है कि उनके लवणों के विलयन में से प्रतिस्थापित करती है। तो मैग्नीशियम धातु अन्य सभी धातुओं के लवणों में से धनायन को प्रतिस्थापित कर देगी। तो सबसे अधिक प्रतिस्थापन क्षमता कौन की होगी? मैग्नीशियम। तो फिर तो आपके क्रम में आ जाएगा, आपको पता लग गया कि मैग्नीशियम धातु ऊपर ही ऊपर है, सबसे अधिक क्रियाशील है, ऐसे कह लो। तो मैग्नीशियम धातु अन्य सभी धातुओं के लवणों में से धनायन को क्या कर देगी? प्रतिस्थापन। तो ये क्रम उसने पूछा है, और मैंने कैसे निकाला है आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आपको मिल ही गया। प्रतिस्थापन क्षमता का क्रम डाल करके इस आंसर को आप नोट कर लो। तो उसने प्रतिस्थापन क्षमता के क्रम में इनको व्यवस्थित करवाया है। तो सबसे अधिक प्रतिस्थापन क्षमता किसकी होगी? मैं, अरे यार दूसरे तरीका सोच, छोड़ो बेटा, रुक जाए एक मिनट। आप खुद ही देखो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर जो धातु है वे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है इसमें? जब मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है तो अन्य धातु आयनों, अन्य लवणों में से, अन्य धातु के लवणों में से धनायन को क्या कर देगी? प्रतिस्थापन। तो वही क्रम लिखना है, सबसे अधिक क्रियाशील होगी वही सबसे अधिक क्या करेगी? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी? मैग्नीशियम की। नोट करें इस क्रम को। क्वेश्चनों में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सरल है। लिख लिया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें।
लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों मानक इलेक्ट्रोड विभवों मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब मानक अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब अपचयन विभव ही होता है। मैंने कहा था आपसे इलेक्ट्रोड विभव दो तरह का होता है, पर आईयूपीएससी कौन से विभव को मान्य करती है? अपचयन। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है मानक अपचयन। नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन को समझ जाओ, सिंपली समझ में आ जाएगा। धातुओं को अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित। चलो मैं इसको अभी इसमें आगे जो दे रखा है उसको बाद में लिखूंगा, पर एक बार सुन लो। अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में धातुओं को व्यवस्थित करना है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ता है? मानक अपचयन विभव। और मानक अपचयन विभव जो है, आपको ध्यान होगा, वो समानुपाती होता है ऑक्सीकारक गुण और व्युत्क्रमानुपाती। लिख रहा है पहला अनुप्रयोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, मानक अपचयन विभव समानुपाती ऑक्सीकारक गुण और व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव बढ़ता है और अपचायक गुण घटते हैं। अपचायक गुण घटते हैं ऊपर से नीचे जाने पर। हमें अपचायक गुण के बढ़ते क्रम में धातुओं को लिखना है। मतलब पहले वो धातु लिखनी है जिसका अपचायक गुण क्या हो? सबसे कम। और आपको ध्यान होगा ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अपचायक गुण घटते हैं क्या? तो नीचे जो धातु होगी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, उसका अपचायक गुण सबसे कम होगा, तो पहले वो धातु आएगी। अपचायक गुण के बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले वो धातु आएगी जिसके अपचायक गुण क्या होंगे? सबसे कम। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक गुण में क्या आती है? कमी। तो जो धातु सबसे नीचे होगी उसके अपचायक गुण क्या होंगे? सबसे कम होंगे। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब उसने ऑप्शन में क्या दे रखा है, नीचे और क्या रख रहा है क्वेश्चन में, आगे देखो एक बार, देखो इधर, और दे रखा है K प्लस ऑब्लिक के बराबर, देख लो पहले सामने, -2.93 वोल्ट। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं उसने, मानक अपचयन विभव वोल्ट में, समझ गए का? अच्छा, और दे रखा है Ag प्लस ऑब्लिक Ag, और इसके सामने लिख रहा है 0.80 वोल्ट। सही है। और क्या लिख रखा है? Hg+2 ऑब्लिक Hg, और इसका मान दे रखा है उसने 0.79 वोल्ट। क्लियर। और क्या लिख रखा है? Mg+2 ऑब्लिक Mg, इसका मान दे रखा है -2.37 वोल्ट। और लास्ट में दे रखा है Cr+3 ऑब्लिक Cr बराबर -0.74 वोल्ट। अब क्वेश्चन को देखो और समझो, नीचे लिख लेना। आपको देखो ये मानक अपचयन विभव दे रखे हैं, इसका मतलब समझ जाओ
ये पोटेशियम धातु का है, मतलब अपचयन के लिए लिखा है ऑब्लिक लगा करके, K+ से K बनता है तब इतना मानक अपचयन विभव मिलता है। इसका मतलब ये पोटेशियम का मानक अपचयन विभव है। ये किसका है? Ag का, ये Hg का, और ये मैग्नीशियम का, और ये क्रोमियम का है। अगर मान लो हमको मानक अपचयन विभव वो नहीं देता, तब भी अपन वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं को अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करवा सकते थे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी हमें याद है, धातुओं को हम अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते थे। क्लियर? तो मैं अब उसने जो कहा है वो ही लिख रहा हूं मैं, वो लिखवा रहा है धातुओं को किसके बढ़ते क्रम में? अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में। अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखवा रहा है। सबसे पहले कौन सी धातु आएगी जिसकी अपचायक क्षमता क्या होगी? सबसे कम। बढ़तो क्रम लिख रहा हो तो सबसे पहले वह धातु लिखेगा जिसकी अपचायक क्षमता क्या होगी? सबसे कम। किसकी होगी? सोचते हैं, एक बार और सोच लो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी तो सोचो, इन्हें छोड़ो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हम ये पढ़ते आए हैं कि मानक अपचयन विभव और अपचायक क्षमता या अपचायक गुण एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हो, मानक अपचयन विभव के मान में क्या होती है? वृद्धि, और अपचायक क्षमता में क्या आती है? कमी। अपचायक क्षमता में नीचे जावे पे कमी आवे, और आपको लिखना है अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम। मतलब सबसे पहले वो धातु लिखनी है जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे है। इनमें तो छांट के लिखनी है। इनमें ढंग से देखो, पोटेशियम Ag, मुझे लगता है Hg सबसे नीचे है क्या? छापा तो सबसे पहले कौन सी आएगी? Hg। अच्छा, Ag और भी नीचे है, CuHg Ag। हाँ सही बात है, Ag आएगी का। फिर Ag के बाद कौन आएगी? Hg। अब नीचे ते ऊपर बढ़ रहे हैं अपन, Hg ते ऊपर कौन है? Cr है। धातु लिखनी है, धातु। Cr ते ऊपर, और सबसे ऊपर इनमें। अब भले ही ऐसे विश्वास ना हो रहा तो इनके मान अंत देख लो है। अच्छा, इसका मानक अपचयन विभव कहाँ गो? Ag कहाँ गो भाई? हीरो। इसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा देख ले 0.80 है, और इनको सबन को कम है, माइनस में या को 0.79 है, सबसे ज्यादा है कि ना है? और मानक अपचयन विभव इसका सबसे ज्यादा है, तो इसकी अपचायक क्षमता सबसे कम होगी। तो मैंने Ag सही लिखा है। सोच कर दे ले, मानक अपचयन विभव और अपचायक क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसने मानक अपचयन विभव दिया है, आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद नहीं थी तब भी कर सकते हैं, मान दे रखे हैं इसलिए, क्योंकि इसमें आप देखो कि जो Ag दे रखा है उसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा है, तो इसकी अपचायक क्षमता सबसे कम। ऐसे ही लास्ट में पोटेशियम है। पोटेशियम देखो, पोटेशियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम है, -2.53 है का? सबसे कम, और -2.53 है, तो सीधी सी बात है, इसका जब मानक अपचयन विभव सबसे कम है तो इसकी अपचायक क्षमता क्या आएगी? सबसे ज्यादा। तो ये क्रम आना है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी ही चाहिए, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। आंसर नोट करें, लिख लो फटाफट जो लिखना है। हाँ भाई,
लिख लिया ये। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए। उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए गैल्वेनी सेल का मतलब समझ गए? वैद्युत रासायनिक सेल। उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक है, उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया दी है उसने, देखो अभिक्रिया ये है, Zn प्लस 2Ag प्लस तीर का चेन Zn प्लस 2 प्लस 2Ag। सही है? अच्छा, ये अभिक्रिया लिख ली। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो पहले ढंग से। उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो कोई गैल्वेनी सेल है, कोई वैद्युत रासायनिक सेल है, उसमें ये अभिक्रिया होती है, दिख रही है आपको? उसको दर्शाना है, उस गैल्वेनी सेल को। बात आई साहब कैसे दर्शाएं गैल्वेनी? देखो दिमाग में दो बातें आती हैं इस समय, क्या हम डायग्राम बनाएं गैल्वेनी सेल का? एक तो ये आता है मन में कि ऐसा गैल्वेनी सेल बनावे जिसमें ये अभिक्रिया होनी है। ध्यान करो, कईयों के मन में ऐसा सेल बनाने की आ रही होगी, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड, यहाँ Ag का इलेक्ट्रोड, ऐसा करने की। इसका मतलब क्या है? उसने कहा है उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए, मतलब यहाँ पर उसका सेल आरेख लिखवा रहा है। वो सेल आरेख होता है सेल का संक्षिप्त रूप। पूरा सेल नहीं बनाना है आपको, दो पात्र नहीं बनाने हैं, उसमें इलेक्ट्रोड नहीं लगाने हैं। सेल को दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब है सेल का संक्षिप्त रूप, अर्थात आपको यहाँ पर इस गैल्वेनी सेल का क्या लिखना है? सेल आरेख। सेल आरेख लिखना है, कहीं फोटो बनाया अब वहां सामने वाके, तो सेल आरेख लिखना है। पहले पहचानो कैसे लिखेंगे। ये अभिक्रिया दे रखी है, इसमें ढंग से देखो कि Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण तो एनोड पर होता है। इसका मतलब जो है Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2, Zn से निर्मित Zn प्लस 2। एनोड पर Zn से Zn प्लस 2 बनेगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। और यहां पर ढंग से देखो Ag का क्या हो रहा है? अपचयन। तो Ag का अपचयन हो रहा है, बीच में ही तो एनोड को सेल आरेख, बीच में दो खड़े डंडा आएंगे, फिर किसका सेल आरेख लिखोगे? कैथोड का। कैथोड के सेल आरेख में पहले आयन लिखें का, Ag प्लस आएगा का, और ऑब्लिक क्या आएगा? Ag। मतलब कैथोड पर Ag प्लस से निर्मित Ag। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। एनोड का सेल आरेख लिखते हैं तो पहले धातु फिर आयन, कैथोड का पहले आयन बाद में। कैथोड पर अपचयन होता है, यहाँ पर Ag प्लस का अपचयन हो रहा है, आइडिया लगा लो, कैथोड की तरफ Ag आएगा, और जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो एनोड की तरफ जिंक आएगा। सिंपल तरह से लिख सकते हैं। यहाँ इसने सांद्रता नहीं दी, अगर सांद्रता देती तो यहाँ पर आते हैं ना काम में। एनोड वाले विलयन की सांद्रता यहाँ लिखी जाती, कैथोड वाले विलयन की सांद्रता यहाँ लिखी जाती, ये आपको बताया गया है। तो ये तो हो गया इसका। अब इसने आगे क्या किया, इसमें और भी क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ढंग से देखते चलो। कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है? कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है? बताओ कौन आएगा आंसर? कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है? हाँ भाई, आपको बताइए वैद्युत रासायनिक सेल है, ये गैल्वेनी सेल लिखा हुआ है,
और उसमें जो एनोड होता है वो ऋणावेशित होता है। एनोड ही तो ऋणावेशित होगा, और एनोड किस धातु का है यहाँ पर? जिंक का। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो, इसका आंसर कौन सा इलेक्ट्रोड? जिंक इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा? जिंक इलेक्ट्रोड, जो एनोड का कार्य करेगा यहाँ, और एनोड नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं? देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, पर आपको समझ में नहीं आते तो कठिन है। सेल में विद्युत धारा के वाहक, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? यह है गैल्वेनी सेल, विद्युत धारा का वाहक माना जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन। आपको पता है एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं और विद्युत धारा बहती है कैथोड से एनोड। तो विद्युत धारा के वाहक मतलब किन के कारण विद्युत धारा बहती है? तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही बहती है इसमें। तो आपका इसका करेक्ट आंसर तो यही दोगे, क्या? विद्युत धारा के वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। याद देख लेना, इसमें आंसर लिखने में गलती करते हैं लड़के। और तीसरा क्वेश्चन सरल है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? मतलब एनोड और कैथोड की क्या पूछी है? अभिक्रिया। लिख सकते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखी है। पहले तो एनोड की अभिक्रिया लिख सकते हैं क्या? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनोड की अभिक्रिया। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, आपको पता ही है, Zn से निर्मित Zn+2। तो एनोड की अभिक्रिया तो हो गई, Zn से Zn+2 बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। और कैथोड की अभिक्रिया क्या आएगी? कैथोड पे Ag+ से क्या बनेगा? Ag। Ag+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag बनाएगा, और इन दोनों को जोड़ दें इलेक्ट्रॉन बराबर करके, तो ये अभिक्रिया आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे हम, 2 को गुना करेंगे, वही आ जाएगी का। तो ये एनोड की अभिक्रिया हो गई, और ये किसकी हो गई? कैथोड। यहाँ में एक क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था, विद्युत के वाहक कौन से हैं? तो विद्युत धारा के वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। बाकी आप देख के बता सकते हो खूब कि इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड जो होगा वो ऋणावेशित होगा, धनावेशित इलेक्ट्रोड किसका होगा? इसमें Ag का। क्लियर है? वैद्युत रासायनिक सेल है। क्वेश्चन ने लिख लो, पूरे आंसर वगैरह सब लिख लो, फटाफट करो। लिख लिया? चलो अब
अगली क्लास में ही करेंगे। एक बार पढ़ के आना है ना, क्वेश्चन सरल है आगे चैप्टर के, पर एक बार पढ़ के आना।